और वो बाइक वाले उनको बैठा के आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे कहीं जाके कोई सुनसान गली में कुछ एरिया में छोड़ दे रहे हैं कि बस अब भैया आ गई तो है, आगे सामने है, ऐसा बोल के उनको उसी रास्ते पे छोड़ दे रहे हैं। कभी जब महाराष्ट्र का लिया जाता था, साउथ का लिया जाता था, चाहे गुजरात का लिया जाता था, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। बिहार का नाम लेने पे सबके पेट में दर्द हो गया। ये है कि हिंदू अब ये इतना बड़ा त्योहार है तो इसमें क्या पैसा नहीं खर्चा होगा? तो ठीक है, हिंदू पैसा खर्च करने के लिए तो राजी है, लेकिन क्या हिंदू बेवकूफ है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है और आप देख रहे हैं रिपोर्ट जोन। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ में हो रहे एक छोटे से स्कैम की और देश के बजट की, और उस देश के बजट को कैसे हम लोग दिल्ली के चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है उस पे। तो पहला पॉइंट आता है, कुंभ में एक छोटा सा स्कैम चल रहा है। इसमें वो कह रहा है कि जो पैदल यात्री हैं, क्योंकि आपको पता है जो बाड़ा है और जो जितने भी ठहरने के स्थान है वो मेन जगह से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और उतना आदमी को पैदल चलना पड़ रहा है। जो आदमी पैदल चलते चलते वहां स्नान करने के बाद वापस आ रहे हैं, कुछ बाइक वाले बीच रास्ते में उनसे मिलते हैं, जो बोल रहे हैं 100 200 500 600 जितने पे वो डील कर पा रहे हैं उतना उनको करके कि हम तुम्हें छोड़ देंगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जो कि वहां बाइक साइकिल टेम्पो कुछ भी अलाउ नहीं है। और ऊपर से जब वो आ रहे हैं तो लोग अब इतने थके हो रहे हैं कि मजबूरी में, और साथ में औरतें लोग भी हैं, आदमी हैं, उन पे भरोसा कर ले रहे हैं। और वो बाइक वाले उनको बैठा के आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे कहीं जाके कोई सुनसान गली में कुछ एरिया में छोड़ दे रहे हैं कि बस अब भैया आ गई तो है, आगे सामने है, ऐसा बोल के उनको उसी रास्ते पे छोड़ दे रहे हैं और पैसे पूरे ले ले रहे हैं। तो जो कोई भी लोग अभी आपके दोस्त, आपके गांव में, आपके जितने भी जानने वाले कुंभ जा रहे हैं, अपने लोगों को बताइए कि ऐसे किसी झांसे में मत आए, क्योंकि वो कुछ पैसा सिर्फ आपसे ऐंठेंगे और आपको किसी कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे एक अगल बगल 1 2 किलोमीटर और उल्टा दूर छोड़ दे रहे हैं कि आप जितना चलना था 5 किलोमीटर, अब आपको 8 चलना पड़ेगा। और अगर हमारा कोई भी व्यूअर के साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है प्रयागराज में, तो कमेंट में लिखे, अपनी बात यहाँ पे शेयर करें, ताकि और लोगों को नॉलेज बढ़े। जो लोग उनके कमेंट पढ़े उनको उसको मैं उस कमेंट को हार्ट दे दूंगा। कुंभ से जुड़ी एक एक न्यूज और है कि इस समय फ्लाइट के रेट, जब से कुंभ स्टार्ट हुआ है और जब तक चलेगा, जो फ्लाइट बेंगलोर से, चेन्नई से, मुंबई से 7 से 8 हजार 10 हजार की थी, इस समय वो 20 हजार 25 हजार 30 हजार 40 हजार इस रेट में मिल रही है। मतलब दिल्ली से जर्मनी जाना सस्ता है, लेकिन दिल्ली से बनारस आना महंगा है, ये रेट चल रहा है। इस समय जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की पार्टी के हैं, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के। अगर कोई भी व्यूअर उन्हें देख रहा हो तो उनको टैग करे कि ये पहले तो एयर इंडिया आपके पास थी, अब तो वो भी टाटा ने ले ली, तो अब आपके पास काम क्या बचा? आप बस एक रेगुलेटिंग बॉडी रह गए हैं। अब क्या रेगुलेट कर रहे हैं? जब भी कोई हिंदुओं का फेस्टिवल आता है तो बस उसको लूट लो, जितना चाहे उतना रेट बढ़ा दो। अगर पहले फ्लाइट 7 हजार में प्रॉफिटेबल रही होंगी तभी तो चल रही थी। तो टिकट, चलिए ठीक है, 11 हो गया, 12 हो गया, 20 30, ये कोई रेट ही नहीं है। अगर कोई इंसान जो 1 लाख भी कमा रहा है महीने में, अपनी सैलरी का मुश्किल से 10% 20%, मैं तो कह रहा हूँ 30% बचा ले रहा है, लेकिन जितना कोई बचा नहीं पाता है, तो साल का हो गया 3 लाख 3 लाख 3 साढ़े 3 लाख के आसपास हुआ। और अगर उसके पास बीवी और 2 बच्चे हैं तो वो उसका आने जाने में ही खत्म हो जाएगा पूरा सेविंग साल भर की। लोगों का उधर से आर्गुमेंट ये है कि हिंदू अब ये इतना बड़ा त्योहार है तो इसमें क्या पैसा नहीं खर्चा होगा? तो ठीक है, हिंदू पैसा खर्च करने के लिए तो राजी है, लेकिन क्या हिंदू बेवकूफ है? यही सरकारें होती हैं, जब हज होए तब सब्सिडी दी रही है। वही उसी आंध्र प्रदेश के जो वाईएसआर कांग्रेस की के कार्यकाल में, जब लोगों को वहां जेरूसलम जाना था क्रिश्चियंस को, तो 1 1 लाख की सब्सिडी दी गई।
वही जब वहाँ का इंसान या साउथ का इंसान या कहीं दूर का इंसान जब कुंभ आना चाह रहा है तो उसको वही डबल ट्रिपल रेट पे फ्लाइट मिले। और ट्रेन से डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है और टाइम इतना लगता है, तीन चेन्नई से चाहे बेंगलोर से 2 से 3 दिन आने में, 2 से 3 दिन जाने में, रहना खाना अलग। और ये रेट आप किसी भी साइट पे जाके मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, किसी पे भी चेक कर लीजिए। जैसे ही कुंभ खत्म होगा उसके अगले दिन सारे टिकट नॉर्मल हो जा रहे हैं। बस कुंभ तक ही ये सारी चीजें दिख रही हैं। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट का, क्या है उनसे, उनको फीता काटने से फुर्सत नहीं है कि क्या है, वही जाने। अब अगली बात करते हैं अपने यूनियन बजट की। इस बार का बजट काफी लोगों को अच्छा लगा है, काफी लोगों को बुरा भी लगा है। बुरे में वही विपक्षी लोग हैं। जैसे ही बजट निर्मला जी पढ़ना शुरू करती हैं वैसे ही पहले वॉकआउट कर जाते हैं सदन में सारे लोग। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाते हैं। अरे वॉकआउट करे थे घर चले जाओ। वापस आके कहते हैं नहीं ये तो मेरा सिंबॉलिक वॉकआउट था। इससे साफ ये होता है कि काम तो नहीं करने देंगे चाहे जो हो जाए। देखिए देश का जो बजट पेश किया जाता है वो राजनीतिक भी होता है और सामाजिक भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है और सोशल भी होता है। सामाजिक कई सारी मुद्दे होते हैं जो उसमें ऐड करे जाते हैं और पॉलिटिकल जो सरकार अपना एजेंडा तय करती है। बजट की मुख्य बिंदु ये थी कि अब जो जिसपे आदमी को जो एक जो ब्रैकेट है टैक्स का जिसमें इंसान को नील टैक्स लगता था उसको अब 12 लाख तक कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर यही गवर्नमेंट पिछले साल के बजट में चीज कर देती तो शायद इस बार उसकी 300 पार तो हो जाती। लेकिन चलिए ठीक है जो भी है। तो इस बार के बजट में ये चीज तो अच्छी करी गई है। और जिस समय निर्मला जी ये 12 लाख की बात कर रही थी, 12 लाख कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उस समय अब कोइंसिडेंस कह लीजिए टीवी पे 12:12 हो रहे थे। मैं फोटो लगा दूंगा उसमें देख लीजिएगा। खैर ये तो अलग चीज है। अब आम आदमी को काफी इससे रिलीफ तो मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इनकम है जिनकी 12 लाख महीने का कमा लेते हैं। हाँ लोगों का आर्गुमेंट है कि कौन कमा देता है, दिखाओ 12 लोग ही 12 लाख कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और सोचिए अगर आपकी कोई हस्बैंड अगर 12 लाख कमा रहा है महीने का, यानी 1 लाख महीने 12 लाख साल का, 1 लाख महीने का, और वाइफ भी कमा रही है, तो उसके घर में 24 लाख से 25 लाख के बीच इतना पैसा पे एक भी रुपये का टैक्स नहीं लगेगा, जिससे वो उसके मतलब खर्चा करने की ताकत और बढ़ेगी, आ जाएगा और सामान खरीदेगा, इकोनॉमी में और कंट्रीब्यूट ही करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा। अब एक सामने अपोजिशन में ये लोग ये बता रहे हैं कि 11% एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है तो वो इन्हीं मिडिल क्लास से नोचा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं भैया, जो बढ़ाया गया है तो जितने देश के वासी हैं सबसे लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स नाम की चीज होती है जिसपे थोड़ा 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 करके सबको लिया जाता है। इस बजट में जो सबसे एक अच्छी चीज बोली गई है कि ये का अब ये न्यूक्लियर एनर्जी को काफी ज्यादा प्रमोट करेंगे इस बार। और संभवतः 2037 तक शायद ये कितने इन्होंने लक्ष्य कितना लिया है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। और ये देखा गया कि दुनिया के जितने डेवलप कंट्रीज हैं उनमें उनकी टोटल एनर्जी में जो काफी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी का होता है। लगभग सबका 20% के आसपास है मोटा मोटी, और इंडिया का 3% के आसपास। बस कुछ देश ऐसे हैं जो इस समय बावले हो गए उन्हें के, जैसे जर्मनी, अब उन्होंने कहा वो कोयला जलाएंगे। जलाएं, खैर उनका देश है, कोयला जलाएं, कुछ भी जलाएं, मोमबत्ती से बनाएं, आग लगा दे देश को, अब हमें क्या है। तो ये चीज हुई है। और एक चीज है कि अब लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे बजट कम करा गया है, पीएम आवास में कम करा गया है, यहाँ कम किया है, एजुकेशन में कम किया, इसमें उसमें। तो कम क्यों नहीं होगा भाई, जब घर बनाने का, जब मुझे 100 घर बनवाने थे, दिमाग में एक टारगेट था कि 10 साल 20 साल में 100 घर बनेंगे, जब 20 बन गए तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बजट श्रिंक होता जाएगा ना।
कॉलेज बनवाने थे तो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा लगना था, अब धीरे धीरे अब कॉलेज बन गया तो उस कॉलेज में लैब्स होंगी, उस कॉलेज में अब तो ब्रॉडबैंड की बातें करी जा रही हैं और उसको धीरे धीरे डिजिटल और काफ़ी जितने मॉडर्न तरीके हो सकते हैं एजुकेशन देने के, अच्छी एजुकेशन देने के, वो सब करे जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं, आदमी झूठ मूठ अफवाह फैलाए पड़ा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कम हो गया, वो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज है अब बिहार को लेके, इस बजट में बहुत बार बिहार बिहार का नाम लिया गया। अब लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई, बहुत ज़्यादा। कभी जब महाराष्ट्र का लिया जाता था, साउथ का लिया जाता था, चाहे गुजरात का लिया जाता था, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। बिहार का नाम लेने पे सबके पेट में दर्द हो गया। एक टाइम ऐसा था कि जब बिहार देश के टॉप 3 जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता था, कंट्रीब्यूटर में से एक था। और अब वो कहाँ है कि एकदम बीमारू हो चुका है। बिहार के पास काफ़ी चीज़ें हैं जिसको अगर हम लोग ढंग से डेवलप कर दें तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है देश को। देश को कितना अच्छा वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके पास विरासत में बहुत कुछ है। बुद्धिज़्म के से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको टूरिज़्म में प्रमोट, टूरिस्ट टूरिस्ट एरिया जैसे बनाया जा सकता है। जैनिज़्म का हब है, सिखिज़्म गुरु गोविंद सिंह वहीं हुए थे, हिंदुज़्म का हाई, और अपने एंशियंट टाइम में जैसे अशोक, मौर्यन एम्पायर रहा, गुप्तास थे, सब बिहार के थे। पाटलिपुत्र इतनी पुरानी राजधानी थी। लेकिन लोगों को बड़ी दिक्कत है। अपोजिशन कह रहा है महाराष्ट्र से देखिए इतना वोट पाए हैं, महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिए। अरे तो क्या सारा बजट महाराष्ट्र को दे दें? और बजट में वैसे भी 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात करी गई है स्टेट को, जिसमें कोई भी ले सकता है। आप अपना बताइए कि हमें ये खर्चा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात करिए, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, कोई भी ले ले। लेकिन वो नहीं, बस जो हो सके, जितना हो सके अफवाह उड़ा दो। अब इस बजट को कैसे हम लोग दिल्ली इलेक्शन से जोड़ के देख सकते हैं कि बजट आया तो ऐसे टाइम पे है, कुछ ही दिन में दिल्ली में वोट पड़ने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा खेल ही यही है कि जो 1 लाख पर मंथ वाले पे टैक्स नहीं लगेगा, देश में सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास वो दिल्ली में रहता है। लगभग दिल्ली का 56% जो है वो सैलरीड क्लास है, और टोटल देश में 22% एवरेज रहता है। और डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन दिल्ली में 10% है। मतलब पूरे देश का 10% अकेले दिल्ली से आता है। लगभग देश का 20 लाख करोड़ के आसपास पूरा डायरेक्ट टैक्स जाता है, जिसमें से 2 लाख करोड़ अकेले दिल्ली से आता है। तो वो जो मिडिल क्लास है जिसकी लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है, उसको काफ़ी रिलीफ मिला है। और अगर ये चीज़ें वर्क करती हैं तो शायद आने वाले इलेक्शन में कुछ दिखेगा भी उनका। खैर वहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे तो जो वहाँ की जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसने तो फ्रीबी दे दे के एक नई तरीके के जिन को बाहर निकाल दिया है चिराग से। अब ये किसको खाएगा, किसको नोचेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे एक समय में उत्तर प्रदेश और बिहार कास्ट राजनीति का हब बना था, यहाँ पे फ्रीबी राजनीति का हब दिल्ली बन गई है। और इसको इन्वेंट तो खैर उसी ने किया है, केजरीवाल ने। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के आई है, जहाँ पे मतलब जो वेलफेयर स्कीम दे रही है गवर्नमेंट, अब उसको भी फ्रीबी देना पड़ रहा है। पैसा कहाँ से आएगा किसी को कुछ नहीं पता। आपका सालाना बजट भले 65,000 करोड़ है, लेकिन आप बांट रहे हैं 80,000 करोड़ का, और कैसे करेंगे किसी को कोई आइडिया नहीं। बस हाँ बोल दो, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, बस बांटे रहो। ये बहुत गंदी राजनीति देश में शुरू हुई है, और ये देखिए किस तरफ लोग लेके जाती है चीज़ों को। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।